हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के डेली जीके का दोस्तों प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री में PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाता है। कल का प्रैक्टिस सेट का वीडियो दोस्तों नहीं आ पाया था चूँकि घर के किसी कार्य में हम उलझ गए थे। खैर आइए स्टार्ट करते हैं आज वापस से प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या है। आपका सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल दिया गया है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है, बताइएगा। जो कि एक या एक से कम वर्ष के लिए, ठीक है, ये पूछा गया है। तो बताइएगा, सकल फसली क्षेत्र या कृषि योग्य बंजर भूमि या वर्तमान परती या फिर चराई भूमि, उसे हम क्या बोलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे सी लगाइएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान परती के नाम से जानेंगे, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था यदि 5 या फिर 5 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है तब उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कृषि योग्य बंजर भूमि बोलेंगे, ठीक है। यदि 5 से या फिर 5 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है एक या एक से कम वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है, तो यहाँ पे होगा राइट आंसर आपका सी। 5 या 5 से अधिक बोले तो कृषि योग्य बंजर भूमि लगाइएगा, यदि एक या एक से कम वर्ष के लिए बोले तब आप वर्तमान परती लगाइएगा, ठीक है। तो अभी आपका राइट आंसर सी हो गया। एक या एक से कम पूछा गया है, सी लगाइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों, दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए आपका सवाल है राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, बताइएगा। जो राष्ट्र संघ है वह किस संधि के तहत बनाया गया था। लॉजन की संधि, गेंट की संधि, वर्साई की संधि या फिर पेरिस की संधि, बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं वर्साई की संधि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वर्साई की संधि के तहत, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था ये आप लोग को पता है, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए थे। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 में होता है और 1918 में वो समाप्त होता है। 1914 से 18 में समाप्त होता है, 4 साल का युद्ध रहता है वो। और दोस्तों जो ऑस्ट्रिया है वो सार्बिया पे अटैक कर देता है। ये होता है प्रथम विश्व युद्ध का कांड। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में, यानी कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो 1920 याद रखिएगा। 1920 में जाकर के क्या होता है, ये राष्ट्र संघ का स्थापना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1920 में राष्ट्र संघ का स्थापना होता है। अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो राष्ट्र संघ है इसका उद्देश्य क्या हुआ, क्यों इसका स्थापना किया गया। तो इसके लिए याद रखिएगा कि शांति और सुरक्षा जो है स्थापित करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। शांति और सुरक्षा स्थापित करना ये राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। कब इसको स्थापित किया गया, तो 1920 में याद रखिएगा। 1914 में स्टार्ट होता है प्रथम विश्व युद्ध, 1918 तक चलता है। उसके जस्ट 2 साल बाद 1920 में क्या होता है, राष्ट्र संघ का स्थापना किया जाता है शांति और सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट, वर्साई की संधि के तहत, ठीक है। पूछा गया कि संधि के तहत बनाया गया, तो वर्साई की संधि याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तीसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, बताइएगा। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। ऑप्शन आपका दिया गया, आंध्र का आदिवासी नेता, यानी कि आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था, वन अधिकारी, संत या फिर उग्रवादी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का क्या था दोस्तों, वो आदिवासी नेता था, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार जो है दोस्तों वो वन कानूनों को लेकर के दोस्तों उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, आदिवासी लोगों को एकजुट करने का काम किया था, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ दोस्तों उसके वन का जो कानून था, यानी जंगल का कानून, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, सारे आदिवासी लोगों को एकजुट करने का कार्य किया था। तो वो थे कौन, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक आदिवासी नेता था, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चौथा सवाल देखिए, इजी सवाल है, आप लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर। भोपाल त्रासदी में, भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था दोस्तों में, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था ये पूछा गया। तो बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई एग्जाम में पूछा गया सवाल दोस्तों, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, काफ़ी पॉपुलर सवाल है। बताइएगा जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस गैस का रिसाव हुआ था, है ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा 1984 ईस्वी में, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। 1984 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, MIC है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, काफ़ी लोगों की जाने गई थी। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है, रिसाव किस गैस का हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 1984, डेट भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल पे आइए, 5वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है। जेरूजेलस्की है ना, सॉरी जारू है ना, जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे बताइएगा। जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तुर्की, चिली, रूस या फिर पोलैंड? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ठीक, जारूजेलेस्की है ना, बार बार हम जेरूजेलेस्की बोल दे रहे हैं। जारूजेलेस्की आपका करेक्ट होगा। जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? पोलैंड याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका यदि ये राष्ट्रपति पूछा गया तो इसका कार्यकाल थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, कार्यकाल हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखिए 1989 से लेकर के 1990 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, केवल कितना? 1 साल का कार्यकाल था इनका, 1989 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों कौन है? अगर पोलैंड का बात है तो वर्तमान में पोलैंड का राष्ट्रपति कौन है? तो एंड्रेज डूडा याद रखिएगा। ठीक है, लिख देते हैं हम हल्का सा, एंड्रेज है ना, एंड्रेज ये जो है एंड्रेज डूडा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका दोस्तों 2015 से स्टार्ट हुआ है कार्यकाल और अभी तक यही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी पूछा गया जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पोलैंड के, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया, बताइएगा। गेहूं, चावल, कपास या फिर मक्का? तो बिल्कुल दोस्तों इजी सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगेगा तो आंसर निकल जाएगा ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, कपास है ना। कपास से क्या होता है? रुई वगैरह बनाया जाता है, कपड़े वगैरह बनाया जाता है। कपास को हम खाते थोड़ी हैं, खाद्य फसल मतलब खाने योग्य जो फसलें होती है। तो गेहूं को तो हम खाते हैं, उसका रोटी वगैरह खाते हैं। चावल से हम चावल खाते हैं, भात वगैरह खाते हैं, जिसको भात बोलते हैं, आप लोग बोलते होंगे, गाँव देहात में भात बोला जाता है उसको। बाकी मक्का हो गया, तो ये भी खाने योग्य पदार्थ होता है। कपास खाने योग्य तो नहीं होता, उससे कपड़ा वगैरह बनता है। ठीक है, रुई वगैरह बन गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा खाद्य फसल नहीं है, तो कपास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कपास। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 7वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है बताइएगा। सर्वाधिक कम जनसंख्या, ठीक है, कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? असम, बिहार, गोवा या फिर सिक्किम? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगाए हैं करेक्ट लगा रहे हैं, सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम पूछा गया है, कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में। अच्छा, जब सबसे कम पूछा गया सिक्किम में तो कितना? थोड़ा सा ये तो सवाल आता है ना कि कितना, कम से कम लगभग में तो याद रखना चाहिए ना। तो याद रखिएगा दोस्तों 6,10,577 है ना। ये ऊपर नीचे थोड़ा होते रहता है ना, जनसंख्या तो ऊपर नीचे तो होते ही रहेगा। तो इसको लगभग में याद रखिएगा। 6 लाख कितना हो गया? 6,10,577 आपका यहाँ पे लगभग में हो गया। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक पूछा जाए तब सर्वाधिक कम जनसंख्या पूछा जाएगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए, यहाँ पे कम नहीं बोला जाए, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में, तब क्या लगाइएगा आंसर? तो दोस्तों यूपी, सबको पता होगा, यूपी यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर सर्वाधिक बोला जाए तब, लेकिन यहाँ पे सबसे कम बोला गया है तो आपका सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए 8वां सवाल, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है बताइएगा। 1964, 1602, 1600 या फिर 1498? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 1600 ईस्वी में है ना। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब होता है इसकी स्थापना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में। एक तो ये हो गया। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये 1602 ईस्वी में। ये क्या होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो डच हो गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना होती है, तो इसको भी याद रखिएगा, 1664 में है ना। यहाँ पे क्या होता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली कब होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो पुर्तगाली सर 1498 में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तीनों यहाँ पे चारों सवाल दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। तो पुर्तगाली अगर बोले तो 1498, डच बोले तो 1602, फ्रांसीसी बोले तो 1664, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो प्योर 1600 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा चारों सवाल यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर का सवाल है। बोला गया G77 की स्थापना कब की गई बताइएगा। G77 की स्थापना 1965, 66, 67 या फिर 64? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं ना। आपका राइट आंसर यहाँ पे 1964 ईस्वी हो जाएगा। G77 की स्थापना कब होती है? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी G77 का मतलब क्या समझिए इसमें दोस्तों? 77 यानी कि टोटल 77 देश ने मिलकर के इसका स्थापना किया था। ठीक है, और स्थापना मतलब ये एक संगठन ही मान सकते हैं। G77 क्या, एक संगठन, उसमें 77 देश ने मिलकर एक संगठन बनाया, और ये एक आर्थिक संगठन था, है ना, कि जैसे 77 देश में इसमें अगर शामिल हो गए
तो उन 77 देश में से अब जिसका भी आर्थिक स्थिति अगर डैमेज होने लगे तो बाकी देश उसका हेल्प करेंगे, ठीक है। जिनमें से भी जिसका भी स्थिति खराब होने लगे, आर्थिक स्थिति खराब होने लगे, तो एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो G77 का जो संगठन था उसका उद्देश्य यही था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यही था। एक आर्थिक संगठन था, एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए G77 की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? तो 1964, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 10वां सवाल देखिए क्या पूछा गया। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जो गंडक नदी है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा, त्रिशूली नदी, त्रिशूल नदी, काली गंडक या फिर नारायणी? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, नारायणी नदी है ना दोस्तों। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप सभी को याद होगा। और इस अच्छा दोस्तों इसका एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है ना, निकलता कहाँ से है? तो नारायणी नदी जो निकलता है दोस्तों वह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी है वहाँ से क्या होता है, ये निकलती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति होती है कहाँ से? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से, नारायणी नदी का, ये भी याद रखिएगा। तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से उसकी उत्पत्ति होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 11 नंबर का सवाल देखिए, पूछा गया है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या अलग चीज़ है, जनसंख्या घनत्व अलग चीज़ है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितना लोग रहता है। जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब क्या हो गया, कितना सटा सटा लोग रह रहा है। जैसे 1 किलोमीटर का अगर हम दायरा पकड़ लिए तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कितने अधिक लोग रह रहे हैं, तो घनत्व का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यही पूछा गया कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो बिहार में 1 किलोमीटर जनसंख्या 1 किलोमीटर के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितना व्यक्ति रहता है? बताइएगा। 106, 881, 981 या फिर 772? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जो भी यहाँ पे ए लगा रहे हैं 1106 व्यक्ति बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो दोस्तों है वो 1106 व्यक्ति है। ये भी लगभग ही मान सकते हैं, प्योरली तो नहीं बोल सकते हैं। बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी एक्यूरेट हो जाती है क्योंकि स्टेट लेवल की बात हो रही है, बिहार लेवल के ना, तो हो सकते हैं 1106 आपका एक तरह से परफेक्ट मान सकते हैं। बाकी ये कब का जनगणना है दोस्तों? तो 2011 का जनगणना अभी तो हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। बाकी 10 वर्षों में होता है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है, तो हम सबको पता है, लेकिन अभी पता नहीं हुआ क्यों नहीं है। 2021 में ही हो जाना था, वो कोविड-19 वगैरह हो गया था ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति है, ये याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा आप सभी को। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि दोस्तों ये बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, यह पूरे देश में जो जितने भी राज्य हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, ये भी याद रखिएगा। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला बात हम नहीं कर रहे हैं, सबसे अधिक जनसंख्या तो फिर यूपी का हो जाएगा जो बताया अभी, और सबसे कम सिक्किम का हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे अधिक लोग कहाँ पे रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। तो याद रखिएगा 1106 व्यक्ति, ठीक है। जो पूरे देश के स्टेट जो हैं उसमें सबसे अधिक किस में है, तो बिहार में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 12 नंबर का सवाल देखिए। सवाल को दोस्तों थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा आप लोग को समझ में आए ना, कई स्टूडेंट को सवाल समझ में भी नहीं आता है, तो सिर्फ आंसर बताने से क्या होता है, थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। बाकी आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग फील होता है तो थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बोरिंग तो क्या ही होगा, जानकारी मिले तो अच्छी बात है ना। समझिएगा तो एक एक करके समझिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। समझ के क्वेश्चन पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा सवाल करने में। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। भारत के लिए बताइएगा। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, अगला दिया गया यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, या यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी सवाल जो आंसर जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही होगा। तो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल सी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, हमारा संविधान में ही, संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना दोस्तों। तो यहाँ पे धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, लगाइएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म का हम अपना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। कोई भी धर्म छोड़ सकते हैं। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तो आपको यही धर्म पकड़ के चलना पड़ेगा। तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। 13 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या बताइएगा। सर्वोच्च जो न्यायालय है ना, जो हाई कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है बताइएगा। 34, 32, 31 या फिर 30। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 34 है ना दोस्तों। 13 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी, यानी कि न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 34, याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 2019। अच्छा 34 दोस्तों इसमें कौन कौन सा, ये भी याद रखिएगा। तो एक होता है इसमें मुख्य न्यायाधीश है ना, एक क्या होता है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो 33 होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। 2019 से पहले दोस्तों क्या होता था, टोटल 31, टोटल क्या होता था 31 न्यायाधीशों की संख्या थी 2019 से पहले। उसमें क्या होता था, एक था उसमें मुख्य न्यायाधीश, 30 था उसमें अन्य न्यायाधीश। लेकिन 2019 के बाद से दोस्तों केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया, ठीक है। अच्छा इसमें बदलाव करने का पावर किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो पावर तो केंद्र सरकार के पास ही रहेगी ना। तो उसने क्या किया 2019 में इसके संख्या में बदलाव कर दिया, ठीक है। तो टोटल 34 अभी है मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 न्यायाधीश है। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गया, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल आपका 14 नंबर का सवाल। क्या पूछा गया है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे बताइएगा। उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों, है ना। कहाँ पे है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ पे है, राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध। अच्छा दोस्तों ये किस नदी पे है, किसको पता है कमेंट करके लिखिएगा। तो थोड़ा सा हम 2 सेकंड रुक रहे हैं, बताइएगा। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में तो है, लेकिन किस नदी पे है बताइएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग कमेंट करते होंगे दोस्तों, और जो नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए दोस्तों, चंबल नदी पे, ठीक है। राजस्थान में पड़ता है चंबल नदी। तो किस नदी पे है ये, चंबल नदी पे, ठीक है ना दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है, ये याद रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 15 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए सवाल है आपका, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है बताइएगा। आधुनिक जो युग है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है बताइएगा। भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, स्विट्जरलैंड में, है ना। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। अच्छा सबसे पहले बताइए लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों लोकतंत्र पढ़ेंगे आप लोग, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारा भारत देश है दोस्तों, उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि हम सरकार से डायरेक्ट अपनी बातों को नहीं रख सकते, बीच में प्रतिनिधि वगैरह आ जाते हैं ना, उसके द्वारा हम किसी भी बात को सरकार के पास ले जा सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष कर क्या होता है इसको समझिए तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे लोगों को अगर कोई बिल पास कराना हो, संविधान में कोई सुधार करवाना हो, तो इसमें किसी प्रतिनिधि की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, एक जनमत संग्रह होता है, ठीक है। उसमें जितने भी देश के जितने भी जनता हैं, यानी कि एक देश के जितने भी जनता हैं सभी जनमत संग्रह में भाग लेते हैं और वहाँ पे पहल की जाती है और वो बिल वगैरह पास कराया जाता है। इसमें कोई सरकार वगैरह ये सब वोटिंग वगैरह ये सब नहीं होता है वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो वही पूछा गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पे ये नेता वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 16 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया। संविधान की अनुच्छेद 48 के ए का संबंध किससे है बताइएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 48 का ए है इसका संबंध किससे है। मृदा संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण या फिर वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से बताइएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से इसका संबंध है, ठीक है। अनुच्छेद 48 के ए हमारे संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 48 का ए जिसका संबंध किससे है, वन्य जीव यानी कि जंगल के जो जीव हैं, तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन, जो भी प्राकृतिक के संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पे संरक्षण से संबंध है किसका, अनुच्छेद 48 का ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और 17 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था कौन था बताइएगा। बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलका मांझी या फिर सिद्ध, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं तिलका मांझी करेक्ट लगा रहे हैं ना। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, ठीक है, तो वो कौन थे, तिलका मांझी, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा एक सवाल और याद रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जो प्रथम आदिवासी थे वो भी तिलका मांझी थे, ठीक है।
तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले यानी कि लड़ाई करने वाले पहले जो आदिवासी थे वो भी कौन थे? तिलका मांझी थे। यहाँ पे सवाल पूछा गया है पहला संथाली जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया, तो वो भी कौन हो जाएगा? तिलका मांझी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों, और अगला सवाल आपका 18 नंबर का सवाल पूछा गया, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा। ये जो पंचायती राज है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? बताइएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 36? बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, अनुच्छेद 40। पंचायती राज का वर्णन कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 40 में, है ना। अच्छा, अनुच्छेद 40 तो है, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? यानी कि पंचायत होगा, है ना, छोटे छोटे जो स्तर हैं पंचायत स्तर पे एक पंचायत का गठन होगा, उसकी जितने भी आवश्यक शक्तियाँ हैं उसे प्रदान की जाएंगी, और वो दोस्तों स्थानीय स्वशासन सरकार चला सकती हैं, उसके लिए भी उन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंध है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, 19 नंबर का सवाल देखिए। सवाल पूछा गया है 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? बताइएगा। जो 1948 है इसमें जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या हुआ करता था? डॉलर, डाइचे मार्क, रूबल या फिर पौंड? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी लगा रहे हैं डाइचे मार्क करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों, है ना। 1948 में जर्मनी का मुद्रा का नाम डाइचे हुआ करता था। वर्तमान में क्या है ये कमेंट करके बताइए, किनको पता है, कीजिएगा कमेंट। बिल्कुल दोस्तों यूरो, जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? यूरो, ठीक है। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। लेकिन 1948 से पहले क्या हुआ करता था? डाइचे मार्क, यानी कि 1948 के बाद क्या हो गया है? यूरो। उससे पहले डाइचे मार्क हुआ करता था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 20 नंबर का सवाल देखिए और लास्ट सवाल है आपका। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? बताइएगा। दरभंगा, बेगूसराय, चंपारण या फिर सुपौल? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दरभंगा। लक्ष्मी सागर झील कहाँ है दोस्तों? हमारे बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। स्टेट की बात करें तो बिहार में किस जिले में है? तो दरभंगा में, याद रखिएगा। बिहार के दरभंगा जिले में लक्ष्मी सागर झील अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी पिछला प्रैक्टिस सेट यदि आप नहीं लगाएं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। फ्री आपको PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।